आज मैं आपको फिजिक्स क्लास 12 यूनिट सेकंड के अंतर्गत चैप्टर 3 में व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करें। ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु हमारा आज का प्रश्न है। व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु, ठीक है, इसको इंग्लिश में व्हीटस्टोन ब्रिज भी बोलते हैं। ठीक, तो वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोधों को एक विशेष क्रम में जोड़कर अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया। इस व्यवस्था को उनके नाम पर ही व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोधों को एक विशेष क्रम में जोड़कर अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया। अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया। इस व्यवस्था को उनके नाम पर ही व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोधों को एक विशेष क्रम में जोड़कर अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया। इस व्यवस्था को उनके नाम पर ही व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आता है इसका सिद्धांत। इसका सिद्धांत क्या है? तो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, इसका सिद्धांत होता है संतुलन की स्थिति में किन्हीं भी दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात P/Q बराबर R/S। ठीक है, ये 4 प्रतिरोध हैं, तो किन्हीं भी 2 प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, संतुलन की स्थिति का मतलब मैं बताता हूँ अभी आपको चित्र के माध्यम से। तो जिसका सिद्धांत होता है कि संतुलन की स्थिति में किन्हीं भी 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब मैं इसके लिए चित्र बनाता हूँ। इसके लिए जो फॉर्मूला हम ड्राइव करके, ठीक है, सूत्र की स्थापना, अगला हमारा हेडिंग होगा सूत्र की स्थापना। देखिए, जी एक समांतर चतुर्भुज बनाया था हमने,
इसकी चारों भुजाओं पर एक एक प्रतिरोध लगा, यानी 4 प्रतिरोधों को इस क्रम में जोड़ा था। ये 4 प्रतिरोध, एक का नाम P, इसको Q, इसको R और इसको S नाम दिया। इसके 2 विकर्ण हो गए, एक विकर्ण J हो गया और एक विकर्ण J हो गया। इसको नाम दे दूं, ये A, ये B, ये C और ये D। ठीक है, एक विकर्ण के मार्ग में तो क्या जोड़ दिया, धारामापी, ये कुंजी लगा दी और यहाँ पर उन्होंने धारामापी जोड़ दिया G, यानी गैल्वेनोमीटर, और ये कुंजी लगा दी K1। जैसे इसको टच करेंगे तो जो सर्किट पूरा हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा विकर्ण J, बीच में एक बैटरी जोड़ दी, तो मैं ऐसे में बैटरी जोड़ दे रहा हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। ये एक बैटरी जोड़ दी और ये यहाँ पर एक कुंजी लगा दी, प्लग कुंजी, इसको K2 नाम दे रहा हूँ। ये बैटरी का प्लस और ये माइनस, बैटरी यानी कोई संचायक सेल से है। ठीक है, तो एक विकर्ण के मार्ग में तो क्या कर दिया हमने, धारा को जोड़ दिया, और एक विकर्ण के मार्ग में धारामापी जोड़ दिया। ठीक है, देखिए धारा का प्रवाह क्या होता है, अधिक विभव से कम विभव की ओर। धारा क्या होती है, अधिक विभव से, या आवेश का प्रवाह अधिक विभव से कम विभव की ओर होता है। यदि मान लीजिए इनको संयुक्त करते समय ऐसी स्थिति प्राप्त हो हमें कि इस बिंदु का विभव इस बिंदु के विभव के बराबर हो, यानी B पर जो विद्युत विभव है, यदि वही विद्युत विभव D पर होगा, तो इस विकर्ण से होकर, धारामापी से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। यदि धारामापी से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है तो इसको बोलते हैं संतुलन की स्थिति, यानी कि जो सेतु है, जो पुल है, वो संतुलित है। ठीक है, तो दिक् सिद्धांत क्या था कि संतुलन की स्थिति में किन्हीं भी 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। तो जी 4 भुजाएं, चारों भुजाओं में प्रतिरोध लगे, तो संतुलन की स्थिति में किन्हीं भी 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, तो ये 2 संलग्न भुजाएं ले लूँ मैं, तो 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 संलग्न भुजा, तो शेष 2 ये बची, शेष 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो सिद्धांत समझ में आ गया होगा। संतुलन की स्थिति में किन्हीं भी 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, चलिए यदि ये बात आपको समझ में आ गई है तो देखिए अब हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ से I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होगी, इसमें ये I विद्युत धारा A बिंदु पर जाके 2 भागों में बट जाएगी, कुछ इधर जाएगी और कुछ इधर जाएगी। ठीक है, पहले देखिए मैं इसको सेपरेट करता हूँ। जी I1 विद्युत धारा P प्रतिरोध से होकर जाएगी, जब ये बिंदु B पर पहुंचेगी तो ये 2 भागों में बट जाएगी, कुछ इधर जाएगी और कुछ इधर जाएगी। समझ गए ना? ठीक है, देखिए जो यहाँ से जब 2 भागों में बटी है तो इधर जो जा रही है इसको मैं I3 मान लूँ, और जो इधर में जो जा रही है इसको मैं IG मान ले रहा हूँ। जी मतलब धारामापी से होकर जाने वाली धारा। ठीक है, हम I4 भी मान सकते थे, तो इसका मतलब IG का मतलब है जो धारामापी से होकर जाने वाली, और I3 जी किस प्रतिरोध से होकर जाएगी, Q से। कहाँ तक जाएगी, C तक, C से जो बाहर होगी। अब देखिए D बिंदु पर इधर से जी IG धारा आ रही है, इधर से I2 आ रही है, ये दोनों धाराएं मिल जाएंगी। ठीक है, और मिलके हो जाएंगी जी I4, और I4 धारा किधर जाएगी, ठीक है, देखिए इधर से I2, इधर से IG, तो I2 प्लस IG बराबर मैंने मान लिया I4, तो I4 धारा इससे होकर जाएगी, I4 S से होकर जाएगी, और इधर से जो I3 आ रही है यहाँ पर दोनों मिल जाएंगी, और मिलकर टोटल धारा कितनी हो जाएगी, वही I। ठीक है, क्योंकि विद्युत ऊर्जा का परिपथ में कोई ह्रास नहीं होता है।
तो मेरे ख्याल से ये चित्र आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके बारे में लिखेंगे कि माना 4 प्रतिरोध P Q R S समांतर चतुर्भुज की 4 भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किए गए। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के एक विकर्ण के मार्ग में तो धारा है, एक विकर्ण है ना AC, तो इसके विकर्ण में क्या है, धारा जोड़ी है, मतलब सेल जोड़ा है। तो समांतर चतुर्भुज के एक विकर्ण के मार्ग में धारा तथा दूसरे विकर्ण के मार्ग में धारा मापी जोड़ा गया है। ठीक है, यदि संचायक सेल C की सहायता से कैपिटल I विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो यह धारा विभिन्न भागों में विभाजित हो जाती है। क्लियर? और समांतर चतुर्भुज का नाम क्या है, ABCD। क्लियर? तो मैं इसको लिख रहा हूं, आप देखेंगे। सूत्र के साथ प्रतिरोध, माना 4 प्रतिरोध P, Q, R तथा S। ठीक है, समांतर चतुर्भुज ABCD की 4 भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किए गए। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के एक विकर्ण के मार्ग में धारा तथा दूसरे विकर्ण के मार्ग में धारा मापी जोड़ा गया। यदि संचायक सेल C की सहायता से कैपिटल I विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो यह धारा विभिन्न भागों में विभाजित हो जाती है। विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह इसकी हम थ्योरी लिख सकते हैं जो बहुत ही सिंपल है। अब देखिए, बिंदु B पर किरचॉफ के प्रथम नियम से। ठीक है, बिंदु B पर किरचॉफ के प्रथम नियम से तो प्रथम नियम आप जानते हैं, किसी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक होती है। तो देखिए, इस संधि पर 3 धाराएं मिल रही हैं। I1 संधि की तरफ आ रही है, I3 और IG संधि से दूर जा रही है। तो क्या हो जाएगा, I1 और माइनस के I3 माइनस के IG और बराबर 0। संधि की तरफ आ रही है वो धनात्मक, दूर जा रही है वो ऋणात्मक। संतुलन की स्थिति में क्या हो जाएगा, IG बराबर 0, यानी कि धारा मापी से होकर बहने वाली धारा क्या होगी, 0 होगी। क्योंकि तभी सेतु संतुलित होगा जब इसके सिरों का विभवांतर और इसके सिरों का विभवांतर 0 होगा, सॉरी समान होगा। तो जब समान होगा तो इधर से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो संतुलन की स्थिति में IG बराबर 0, ये वैल्यू ऊपर रख दें तो क्या बचेगा, तब I1 माइनस I3 बराबर 0 या I1 बराबर I3, समीकरण नंबर 1। ऐसे ही अब इस पे लगाएं। इसी प्रकार
इसी प्रकार बिंदु डी पर किरचॉफ के प्रथम नियम से, किरचॉफ के प्रथम नियम से तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी तीन धाराएं मिल रही हैं, I2 आ रही है, इधर से IG आ रही है और I4 दूर जा रही है, तो दूर जाने वाली को नेगेटिव लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, I2 प्लस IG माइनस के I4 बराबर 0। इधर कर रहा हूं, संतुलन की स्थिति में क्या हो जाएगा, IG बराबर 0, ये वैल्यू यहाँ रख दें, तब क्या आ जाएगा, I2 माइनस के I4 बराबर 0 या I2 बराबर I4, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इस विद्युत परिपथ में दो बंद जाल बन रहा है, इस विद्युत परिपथ में क्या है, दो बंद जाल है। एक बंद जाल तो है A B D A और दूसरा बंद जाल B C D B। डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, कैसे भी, ऐसे भी ले सकते थे और ऐसे भी ले सकते, ठीक है, लेकिन जहां से शुरू करते हैं लौट कर वहीं पर आना। और बंद जाल में हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाते हैं, तो पहले इसमें लगा, तो देखिए बंद जाल A B D A में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से द्वितीय नियम क्या होता है कि किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल के विभिन्न भागों में बहने वाली विद्युत धाराओं एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का योग उस जाल में उपस्थित विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। मतलब नियम जो होता है सिग्मा IR बराबर सिग्मा E, यानी धारा और प्रतिरोधों के गुणनफलों का योग उस जाल में जुड़े विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर। तो देखिए हम इस जाल में देखते हैं, इस जाल में तीन भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं में तीन प्रतिरोध है और तीन धाराएं बह रही हैं। ठीक है, अब तीन धाराएं कौन कौन सी है, तीन प्रतिरोध कौन कौन। देखिए जब A से B पर जाएंगे तो बहने वाली धारा I1 संगत प्रतिरोध P, I1 संगत प्रतिरोध P, तो दोनों का क्या होता है, गुणा करते हैं, तो I1P धारा की दिशा में है इसलिए प्लस का। फिर B से D पर आएंगे तो बहने वाली धारा IG और संगत प्रतिरोध इसका G है, तो क्या हो जाएगा IG इंटू G, यहाँ भी अब धारा की दिशा में इसलिए प्लस का है। D पर आएंगे और D से आएंगे A पर तो बहने वाली धारा I2 संगत प्रतिरोध R, तो I2R हम धारा की विपरीत दिशा में इसलिए माइनस का, और A से गए थे तो A पर ही आ गए, तो सभी का योग जो हो गए। अब राइट साइड में क्या करते हैं, बैटरियों के विद्युत वाहक बलों का योग, तो इधर में कोई बैटरी नहीं जुड़ी है, इसमें भी कोई बैटरी नहीं है, इसमें भी कोई बैटरी नहीं है, तो 0। समझ गए ना, ऐसे। संतुलन की स्थिति में क्या हो जाएगा, IG बराबर 0, ये वैल्यू इसमें रख दें, तब I1P 0 रखें तो ये पूरा 0 हो जाएगा, माइनस के I2R बराबर 0, ये क्या हो जाएगा I1P बराबर I2R, ये समीकरण नंबर। अब देखिए दूसरा बंद जाल हमारा ये, ठीक है, तो इसी प्रकार इसमें भी लगा दें। देखिए इसको मैं साफ कर दे रहा हूं, इसी प्रकार बंद जाल B C D B में किरचॉफ के द्वितीय नियम, तो देखिए हम ऐसे चल रहे हैं B C D B बहने वाली धारा, पहले B से C पे जाएंगे, बहने वाली धारा I3
संगत प्रतिरोध Q। ठीक है, धारा की दिशा में है इसलिए प्लस का। अब C से D पर आएंगे तो बहने वाली धारा I3 संगत प्रतिरोध S, सॉरी I3 नहीं I4S। हम धारा की विपरीत दिशा में आए इसलिए माइनस। यहाँ पर D से कहाँ पर जाएंगे, B पर। ठीक है, तो बहने वाली धारा IG संगत प्रतिरोध G, धारा की विपरीत दिशा में इसलिए माइनस। जहां से शुरू हुए वहीं पर आ गए। अब देखेंगे कि विद्युत वाहक बलों का योग, तो इसके बीच में भी कोई बैटरी नहीं जुड़ी है तो क्या हो जाएगा, 0। फिर वही संतुलन की स्थिति में क्या होता है, IG बराबर 0। तब क्या बन जाएगा, I3Q माइनस के I4S, जी वैल्यू 0 रखने से जी पूरा 0 हो जाएगा, तो बराबर भी 0। तो I3Q बराबर I4। समीकरण 3 में समीकरण 4 से भाग देने पर, तो लेफ्ट में लेफ्ट का और राइट में राइट। समीकरण 3 में समीकरण 4 से भाग देने पर, तो देखिए वो आया था I1P और ये हो गया I3Q बराबर, ठीक है। वो क्या आया था, I2R और ये आया I4S। समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, मान रखेंगे तो क्या हो जाए, देखिए I1P जैसे का जैसा, I3 का मान दिया या I1 बराबर I3 दिया, ठीक है। I1 बराबर I3 आया तो ये रख दूं, चलो मैं I1 की वैल्यू रख दी मैंने I3 और जे जैसे का जैसे। समीकरण 2 में I2 बराबर I4 आया तो I2 की जगह क्या लिख दिया मैंने, I4 और जे जैसे का जैसे। देखिए I3 से I3, I4 से I4, तो क्या बच जाएगा, P बटे Q बराबर R बटे S। ठीक है, तो यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। ठीक, आप समझ गए होंगे, नीचे लिख देंगे यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत।